जय रंगमंच के दर्शकों को रश्मि गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें। लेकिन अगर हम एक ही शहर के हैं कैप्टन, तो पहले क्यों नहीं मिले? चलो अच्छा ही हुआ, मिलते हुए तो शायद दोस्ती न होती। इस जंग की छाव में जहां नफरत ज्यादा पलती है, वहां प्यार भी ज्यादा पलता है। वो कौन सी ताकत है कैप्टन? तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताओ, जो हमें अपने घरों से, अपने प्यार से, अपने माँ बाप से दूर दूर लाकर कंधों पर बंदूकें रखने को मजबूर कर दे रही है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है या माँ रूमा। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे। देवानंद साहब के जीवन के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कहानी खत्म की थी कि वो अपनी स्टैम्प्स सड़क पे एक विक्रेता को बेचते हैं और वहां से 10 रुपए लेते हैं। दरअसल वो विक्रेता उन्हें काफी कम देना चाहता था पैसे, तो वो अपना एल्बम बंद करके धीरे धीरे चलना शुरू करते थे, इस उम्मीद में कि शायद पीछे से आवाज़ दे। और वाकई वो आवाज़ देता था, फिर वापस आते थे, फिर भाग तोड़ करते थे, फिर नहीं बात बनती थी, फिर आगे बढ़ते थे, फिर वो आवाज़ देता था। इस तरह 3-4 बार हुआ और अंततः हमारे देव साहब ने अपनी स्टैम्प्स 10 रुपए में उस विक्रेता को बेच दी। इनके स्टाइल के बारे में आगे के एपिसोड में जिक्र करेंगे। वहां से जब वो चले तो थोड़ा आगे चले थे, पीछे से उनके किसी मित्र ने आवाज दी और उसके बाद वो उस मित्र के घर जाके रहने लगे। अब जीवन में स्टूडियो के चक्कर लगाना लिखा था और इनकी एक अच्छे रोल के लिए तलाश की भाग दौड़ शुरू हो गई। कई जगह चक्कर लगाते थे। इप्टा में भी इन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ चेतन आनंद इनके भाई वो भी काम किया करते थे। उसके बाद ये प्रभात स्टूडियो पूना किसी तरह पहुंचे और बाबू भाई पाई वहाँ के कर्ता धर्ता जो डायरेक्टर थे, बिना अपॉइंटमेंट के उनके कमरे में घुस गए, क्योंकि वो एक पिक्चर बना रहे थे और उन्हें ये पता चला था देव साहब को कि वो एक नए हीरो की तलाश में। तो ये घुस गए, उनको काफ़ी रोका गया लेकिन फिर भी वो चले गए। बाबू भाई पाई इनके उस कॉन्फिडेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुए और इनकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थे। स्लिम ट्रिम तो वो अंत तक रहे, वो तब भी स्लिम ट्रिम थे बहुत। ठीक है, वो स्टाइल नहीं था अभी। तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से बात करके हम एक हैं में इन्हें बतौर हीरो रखा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि इनके दांतों में यहाँ साइड्स में अगर आप गौर करें तो गैप्स थे।
तो बाबू भाई जी ने कहा कि ये गैप्स आपको फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कि आपके दांत में गैप्स हैं। तो देव साहब ने रिलक्टेंटली वो एक्सेप्ट किया और उनको फिल किया गया टेम्पररी। लेकिन देव साहब काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट की उन्होंने डायरेक्टर साहब से, और अंततः डायरेक्टर साहब मान गए और उन्होंने वो हटा दिया और उसके बाद उसी तरह शूट किया जो उनका नेचुरल चेहरा मोहरा था। अब कौन जानता था कि इनका यही चेहरा और यही दांत के जो गैप्स थे वो आने वाले दशकों में एक ऐसा तहलका मचाएंगी कि देव साहब की मुस्कुराहट बिना उन गैप्स के अजीब से लगती है अगर वो गैप्स फिल होते तो। क्योंकि हम देव साहब की मुस्कुराहट के दीवाने हैं, देव साहब जैसी पर्सनैलिटी के हम दीवाने हैं। तो वहाँ हम एक हैं, उन्होंने काम किया। वहीं प्रभात स्टूडियो में गुरुदत्त जी भी काम करते थे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर, और उस फिल्म में उन्होंने कोरियोग्राफी गुरुदत्त जी ने की थी। यानी कि मैं पहले भी गुरुदत्त जी के उसमें जिक्र कर चुका हूं कि देव साहब को उंगलियों पे गुरुदत्त जी ने उस जमाने में नचाया था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होगी। दोस्ती होने के लिए पीछे भी एक किस्सा है। किस्सा यूं है कि दोनों के कपड़े लॉन्ड्री पे जाते थे तो कमीज बदल गई। इनकी कमीज गुरुदत्त जी के पास पहुंच गई और गुरुदत्त जी की इनके पास पहुंच गई। इनको भी लगा ये मेरी कमीज तो है नहीं, लेकिन और कोई कमीज थी नहीं तो उन्होंने पहन ली। और बाहर निकले तो गुरुदत्त जी से मुलाकात हुई कि ये मैं कोरियोग्राफर हूँ और आप, उन्होंने कहा मैं हीरो हूँ इस पिक्चर का। लेकिन गुरुदत्त जी बार बार इनकी कमीज की ओर देख रहे, तो ये बड़े संशय में रहे और क्या पूछ लिया उन्होंने कि भाई ऐसे मेरी कमीज को क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा यार ये मेरी कमीज है, ये लॉन्ड्री में मैंने दी थी, मुझे किसी और की कमीज आ गई है, ये मेरी कमीज है। तो देव साहब ने कहा कि हाँ ये मेरी कमीज नहीं है, मैंने भी लॉन्ड्री में दी थी, मुझे वो तो मिली नहीं, यही आई है। तो और कोई कमीज मेरे पास पहनने के लिए थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये कमीज पहन ली। तो यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई और ये ऐसी दोस्ती थी जो कि अंत तक 1964 में गुरुदत्त जी गुजरे थे तब तक इनकी वो दोस्ती रही और बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी। मतलब फिल्मी दुनिया में देव साहब के जो गिने चुने दोस्त थे उनमें से एक गुरुदत्त जी थे। और वहाँ ये पैक्ट हुआ दोनों के बीच कि अगर देव साहब फिल्म बनाएंगे कभी तो गुरुदत्त जी उसे डायरेक्ट करेंगे, और गुरुदत्त जी ने कहा कि अगर मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो उसमें मैं तुम्हें हीरो लूंगा। और ये आगे चल के हुआ भी, उसके बारे में थोड़ा बाद में। अब फिल्म रिलीज हुई, कोई खास सक्सेसफुल नहीं थी। 2-3 फिल्में और भी प्रभात स्टूडियो के लिए की, लेकिन ठीक ठाक रही। ये पता चला लोगों को कि एक नया एक्टर आया है, अच्छा फेस है, लेकिन कोई खास ज़्यादा काम उन्हें मिल नहीं रहा था। ये अब तलाश में थे कि किसी तरह मैं अपने आइडल के बैनर, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वो पोस्टर को टकटकी लगाते देख रहे थे और आपको मैंने पोस्टर भी वो दिखाया था। इनके आइडल थे उस युग के महान सुपरस्टार अशोक कुमार साहब। अशोक कुमार लेट 40s में, 46-47 में बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, करता धरता थे। तो किसी तरह इन्होंने वहां के चक्कर लगाने शुरू किए। अशोक कुमार की नज़र इन पे 1-2 बार पड़ चुकी थी और उनको भी इनका चेहरा काफ़ी अच्छा लगा था। तो बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म बना रहा था जिद्दी, जिसे इस्मत चुगताई ने लिखा था और इस्मत चुगताई के पति शाहिद लतीफ़ डायरेक्ट कर रहे थे। शाहिद लतीफ़ जी अशोक कुमार को बतौर हीरो लेना चाहते थे, लेकिन अशोक कुमार साहब थोड़ा रिलक्टेंट थे उसमें हीरो बनने के लिए, क्योंकि
अशोक कुमार साहब अब उतने यंग नहीं दिख रहे थे। यंग तो थे, 35-36 साल की उम्र रही होगी उनकी, लेकिन उतने यंग फेस से नहीं लगते थे। तो वो खुद चाहते थे कि कोई नया एक्टर लिया जाए। तो उन्होंने शायद लतीफ़ जी से कहा कि आप कोई एक्टर ढूंढिए। उनकी नज़र में था, बाद में उन्होंने इंटरव्यू उन्हें दी थी। तो शायद लतीफ़ जी और इसमें चुगताई जी लोकल ट्रेन से जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो देवानंद साहब भी इस लोकल ट्रेन में उन्हें मिले। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो उन्होंने कहा भाई फ़िलहाल तो मैं लोकल ट्रेन में हूँ। उन्होंने कहा नहीं, काम से। क्या काम कर रहे हो? कहने अभी तो काम ढूंढ रहा हूँ, कोई है नहीं। वो 2-3 फिल्मों के बाद कोई काम मिला भी नहीं, चक्कर लगा रहा हूँ स्टूडियोज़ के। तो उन्होंने कहा कि तुम कल आ सकते हो बॉम्बे टॉकीज़? तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा, लेकिन काम क्या है? कहना तुम आ जाओ, फिर तुम्हें बताऊँगा कि काम क्या है। तो देव साहब दूसरे दिन सुबह 10 बजे बॉम्बे टॉकीज़ मलाड में जो स्थित था वहाँ पहुँचे। वहाँ कैंटीन में शायद लतीफ़ ने चाय वगैरह पिलाई और फ़ोन पे किसी से बात की और इनको कहा कि तुम अंदर जाओ। उन्होंने कहा अंदर किसके पास? कहा तुम जाओ। तो अब इन्होंने दरवाज़ा खोला और खोलते ही अवाक से खड़े रह गए, क्योंकि सामने कुर्सी पे टेबल के पीछे इनके चहेते आइडल अशोक कुमार साहब बैठे थे, उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए, सिगरेट को यूं करके मुंह में लगाते हुए, पीते हुए। इसका पूरा वृत्तांत देवानंद साहब ने लगभग 2.5-3 पेज अपनी किताब रोमांस विद लाइफ में जिक्र किया है। अब सकपका गए, इनसे बोलते नहीं बना। इतना कॉन्फिडेंट आदमी, अंग्रेजी में माहिर, लेकिन अशोक कुमार जैसे हस्ती को देख के वो वहाँ ठंडे हो गए। अशोक कुमार ने उन्हें बैठने के लिए बोला, बड़ा रिलैक्टेंटली बैठे, एज पे जैसे बैठना होता है ना कुर्सी पे। अशोक कुमार ने उन्हें अपनी पिक्चर में ऑफ़र दिया और बोला कि कितना लोगे मेरी पिक्चर में काम करने का। देवानंद साहब उस चैप्टर में लिखते हैं अपनी किताब में कि ये मेरे लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी थी। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि मेरा आइडल मेरे सामने बैठा है और मुझे कह रहा है कि मेरी प्रोड्यूस फिल्म में रोल करो हीरो का, और पैसों के बारे में से पूछ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक मुझे अपना जैसा अच्छा एक्टर बना दें, इससे बड़ी फीस मुझे और क्या कौन देगा। तो इस पर कहता है अपनी किताब में कि वो उसी चिरपरिचित अंदाज में बड़े ज़ोर से खुल के हंसे और इसी बीच शायद लतीफ़ आ गए और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिद्धि के लिए साइन किया गया। यहाँ से देवानंद साहब की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। So that was today's episode, and I hope you like this episode. If you like this, so please like and comment in a comment box. And if you still not subscribe our channel, please subscribe it. Thank you. कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ रूबा, कई दिनों से कहना चाहता था, लेकिन अच्छा ही वो आज तक कह नहीं पाया। इसलिए कि एक तो तुम्हारा दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूसरे वो बात झूठ निकलती। मैं भी दिन रात सोचती रही हूँ, जब से आप लौटे हैं एक बार भी मेरे करीब नहीं आ सके, बल्कि मुझसे आंखें चुराते ही रही हूँ। अब हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप मीता के पास चले जाएं। आपकी खुशी में शायद मुझे भी थोड़ी सी खुशी नसीब हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रूमा, तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकी। मैं? तुमने सिर्फ अपने पति के जिस्म से प्यार किया है, कभी उसके दिल से या उसकी आत्मा से नाता नहीं जोड़ा। और जब मेरा पति साल 2-2 साल मुझसे सैकड़ों हजारों मील दूर रहता है,
तब क्या वो अपना जिस्म मेरे पास छोड़ जाता है जिसके सहारे मेरा प्यार जिंदा रहता है? और अगर मेरा पति, परमात्मा न करे, जंग से वापस ही न लौटता, तो क्या उसकी पवित्र याद जिस्म बनकर मेरे साथ रहती, जिसके सहारे विधवा बनी मैं सारा जीवन काट देती? और अगर तुम्हारा पति जंग से लौटता, उसकी दोनों आंखें फूट चुकी होती हैं, उसकी दोनों बाहें कट चुकी होती हैं, उसकी दोनों टांगें टूट चुकी होती, तो क्या तुम घिन खाकर उससे दूर नहीं भाग जाती? ब्याह में मैंने सुख दुख में साथ देने की सौगंध खाई थी। सुख में तो साथ देती रही हूं, भगवान न करे, लेकिन अगर दुख में भी साथ देना पड़ गया तो सिर्फ इतना याद रखिए कि प्यार से बढ़कर सेवा मेरा धर्म है। और अगर पति सेवा से ज्यादा प्यार मांगता हो तो? सच्चा प्यार जन्म जन्म का होता है, इसलिए ये प्यार आत्मा और आत्मा ही के बीच में हो सकता है। जिस्म की खूबसूरती बदसूरती का इससे कोई संबंध नहीं। क्या तुम्हारा प्यार जय रंगमंच।